हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइस, जैसे आप सबको पता है कि यूजीसी नेट जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल जो डेट है कि हमारा एग्जाम कब होगा, उसकी डेट्स आ चुकी है, जैसे आप सबको पता ही है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको अभी तक ये नहीं पता चला कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो कब होना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है हमारा, उसकी जो डेट्स है फाइनली एनटीए ने अपने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू डिस्क्लोज कर दी है। और जो वो डेट्स हैं वो हमारा एग्जाम रहेगा 6 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आपका जो है यूजीसी नेट के एग्जाम्स रहेंगे। पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का अलग अलग डेट्स पे वो जो शेड्यूल है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा, वो एनटीए बाद में डिस्क्लोज करेगी, लेकिन उसने फाइनली ये डिस्क्लोज कर दिया कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में यूजीसी नेट का एग्जाम रहेगा। साथ ही यूजीसी ने क्या किया है, एनटीए ने कि जो हमारा दिसंबर 2020 में एग्जाम होने वाला था और प्लस जो हमारा जून 2021 में एग्जाम होने वाला था, उन दोनों एग्जाम की जगह अब एनटीए सिर्फ एक ही एग्जाम लेगी, जो कि अब हमारा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में रहेगा। तो गाइज, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया है तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनका तो एग्जाम होगा ही होगा, प्लस अगर कोई और कैंडिडेट जिसने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया था, जिसने एग्जाम के लिए अपने आप को एनरोल नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था, तो वो स्टूडेंट्स भी क्या है, अपने आप को यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। 10 अगस्त से 5 सितंबर तक आप क्या है, अपने आप को यूजीसी नेट के एग्जाम में एनरोल करने के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 6 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी एग्जाम फीस को पे करने की। तो गाइज, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ हो रहा है कि जो हमारा टीचर्स अड्डा है यूट्यूब चैनल, वो भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 23 अगस्त से जो क्या है बैचेस जो है वो लॉन्च कर रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो बैचेस है वो लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आप विद इन 1 मंथ अपनी कंप्लीट स्टडी, जो एक तरीके से रिवीजन है, वो सारा का सारा आप कर सकते हो। कि उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी रहेगी, प्लस उसमें एमसीक्यूज रहेंगे, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्लस आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे। और गाइज, आपको क्या है, इस कोड को यूज करते हुए उस बैच को परचेज करना। अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको 77% की क्या मिलेगी, ह्यूज डिस्काउंट। तो गाइज, वीडियो को जितना जल्दी हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि हर स्टूडेंट को ये पता चल सके कि हाँ, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको अभी तक ये नहीं पता है, प्लस उसको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि जो टीचर्स अड्डा है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अपने क्रैश कोर्सेज लेकर आ रहा है, जिसमें आप अपने आप को खुद को एनरोल करके अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हो और यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को जी सकते हो। जस्ट लिव योर ड्रीम्स। तो गाइज, आइए हम अपना आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ रिव्यूअर रिव्यूज अ रिसर्च आर्टिकल, when a reviewer review a research article without knowing the author's name, कि जब एक रिव्यूअर किसी रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू करता है बिना ऑथर के नाम जाने, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शंस है आपके, एनोनिमस रिव्यू, बिहाइंड द कर्टेन रिव्यू, अनकैटेगराइज्ड रिव्यू और ब्लाइंड रिव्यू। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट आंसर कीजिए कि जब एक रिव्यूअर बिना किसी ऑथर के नाम को जाने रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ब्लाइंड रिव्यू। क्या कहते हैं उसे हम, ब्लाइंड रिव्यू। तो ब्लाइंड रिव्यू इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा कौन डिफाइन करता है। आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से आपको ये बताने कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, इमोशनल इंटेलिजेंस को। और इमोशनल इंटेलिजेंस किसका, लर्नर का। लर्नर की इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा सही इनमें से कौन डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट है जैसे, रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर्स पीपल इमोशंस। रिकॉग्नाइज देयर ओन, उनके खुद के और दूसरे पीपल के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, बिल्कुल सही बात है जी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस स्ट्रांगली, अपने इमोशंस को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, जी नहीं, ये हमारे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को बेस्ट डिस्क्राइब नहीं करता है।
यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर, कि अपनी थिंकिंग और बिहेवियर को गाइड करने के लिए जो इमोशनल इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना, बिल्कुल सही। उसके बाद है गुड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है एडजस्टिंग इमोशंस टू अडेप्ट टू एनवायरमेंट्स एंड बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू डाइवर्स व्यू पॉइंट। तो ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, ये आपका ठीक है। एडजस्टिंग इमोशंस टू अडेप्ट टू एनवायरमेंट, की जैसा आपको एनवायरमेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को एडजस्ट करना भी क्या है, लर्नर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है। तो राइट आंसर है आपका ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट्स ऑफ एन इवेल्युएशन आर यूजफुल टू टीचर्स इन वेरियस वेज, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर अ टीचर। राइट ऑप्शंस है आपके, टू डिसाइड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर इंस्टीट्यूशंस, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन एंड नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय देम, to identify home influence on students and getting information about students study interest। क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टीचिंग लर्निंग कंटेक्स्ट के मामले में रिजल्ट्स ऑफ एन इवेल्युएशन आर यूजफुल टू टीचर। कोई भी जब हम एक टीचर क्या है इवेल्युएशन करते हैं उसके जो रिजल्ट आते हैं वो एक टीचर के लिए क्या है, हर वे से वेरियस वेज में क्या रहते हैं, यूजफुल रहते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर अ टीचर, की इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा उसके लिए यूज है। तो सबसे ज्यादा जो यूज है वो आपका रहेगा प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस एंड नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय देम, कि जो स्ट्रेटजीज वो यूज कर रहे हैं वो उनका कितना इफेक्ट हमारी जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज है उनको यूज करने में हमारी इफेक्टिवनेस कितना आ रहा है। और प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज रहता है जब एक टीचर इवेल्युएशन के रिजल्ट्स को देखता है। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग can best be used as asynchronous teaching aid। असिंक्रोनियस टीचिंग एड, कि इनमें से एसिंक्रोनियस टीचिंग एड क्या है आपका, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। गाइस एसिंक्रोनियस वो होता है जिसमें आप एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो शेयरिंग है एक ही टाइम में एक ही प्लेस पे पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब जब आप जैसे भाई ये लाइव क्लास चल रही है तो इसको क्या है, आप एट ए टाइम आप क्या है कमेंट कर सकते हो, आंसर है आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप क्या है डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो ये तो क्या है लाइव चल रहा है, मतलब आप एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे आंसर कर सकते हो। वो होता है सिंक्रोनियस। और एसिंक्रोनियस क्या होता है, जिसमें आप एक ही टाइम पे एक प्लेस पर दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो वो आपके टीचिंग एड कौन से होते हैं जहां पर एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे जो चीजें नहीं हो सकती है। देखो गाइस स्काइप है, वीडियो कॉलिंग के लिए होती है, तो इसमें तो हमें साथ ही साथ क्या है रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। ब्लॉग, अगर आप कोई भी ब्लॉग डालते हो तो जरूरी नहीं है कि जब आपने ब्लॉग डाला उसी टाइम पर आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाए। ब्लॉग आपका क्या है सिंक्रोनियस। फेसबुक पोस्ट पे अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हो जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपने डाला है उसी टाइम उसको कोई देखे, बाद में भी उसको रिस्पॉन्स आ सकता है, तो वो भी क्या है आपका एसिंक्रोनियस है। ऑनलाइन चैट साथ ही साथ रिस्पॉन्स मिल जाता है। ईमेल है, इस ईमेल में भी आपको साथ ही साथ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये भी है। गूगल हैंगआउट, इसमें भी आपको क्या साथ ही साथ रिस्पॉन्स मिलता है। तो ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट एंड ईमेल। तो राइट आंसर है आपका बी, सी एंड ई। BCE आर द एसिंक्रोनियस टीचिंग एड। एसिंक्रोनियस कौन से होते हैं, जिसमें आपको साथ ही साथ एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, दैट्स योर एसिंक्रोनियस टीचिंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका गोल क्या है। गाइस तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जिसमें हम ड्यूरिंग द लेक्चर, जो टीचर है ड्यूरिंग द लेक्चर ही अपने स्टूडेंट की क्या करता है, एक्सेस करता है कि उनका लेवल क्या है, किस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि जब ड्यूरिंग द लेक्चर ही, जैसे अब गाइस मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अब जैसे यहीं पर
आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करके कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा, मतलब आप कमेंट करो कि ये आंसर है हमारा। तो यहीं पर आप पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट का जो आंसर है वो सही है और कौन से स्टूडेंट का क्या है गलत। यानी कि ड्यूरिंग द लेक्चर ही जो स्टूडेंट्स हैं उनकी असेसमेंट की जाती है कि कौन स्टूडेंट कितने पानी में, किसका कितना लेवल है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट लेवल? जी नहीं, नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट करने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक? बिल्कुल, जो स्टूडेंट है उसको मॉनिटर करना, जो स्टूडेंट की लर्निंग है कि वो क्या सीख रहा है उसको मॉनिटर करना, किसके लिए? टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक की स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहा है, किस तरह से सीख रहा है, उसको मॉनिटर करना किस लिए करते हैं? ताकि हम उसको फीडबैक दे सके कि आप यहाँ पर गलत हो। जैसे अब आपने कोई आंसर कमेंट किया तो मैं आपको बताऊं कि हाँ आपने आंसर सही दिया है, वेल डन, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप कुछ क्या गलत दे रहे हो तो वहां से पर आपको बताया जाए कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ये गलत है, ये सही है, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रहेगी ताकि आप अपने आप में ऑन गोइंग फीडबैक दी जा सके, आपको साथ ही साथ बताया जा सके कि ये सही है और ये गलत है। ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे मेन गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टर सेशंस इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर, कि पोस्टर सेशंस जो होते हैं हमारे रिसर्च कॉन्फ्रेंस में वो किसके लिए हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं? पोस्टर सेशंस इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हमें किसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं? फोकस ग्रुप डिस्कशन, डिस्प्ले ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस और फॉर्मल स्पीचेस? बताओ स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है आपका 2, 1 एंड द राइट आंसर इज इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, कि रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पोस्टर सेशंस होते हैं वो हमें इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करने के लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च आर, जो हमारी साइंटिफिक मेथड है रिसर्च करने की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एम्पिरिसिज्म, बिल्कुल, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यानी कि किसी भी चीज को क्या करना है? प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई। तो जो भी हमारा रिसर्च का जो साइंटिफिक मेथड है उसमें हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली अपनी जो रिसर्च है उसको क्या करते हैं? प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि सबके लिए एक ही जैसा है, राइट। सब्जेक्टिव हो जाता है कि हर एक का अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए एक जैसा पैटर्न। अब जैसे हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स रहते हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसमें जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर हर स्टूडेंट का जो आंसर है वो सेम रहेगा, मतलब अगर जो सही आंसर है हर स्टूडेंट का वो क्या है? सेम रहेगा। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो थोड़ा थोड़ा हर किसी से क्या करेगा? डिफर करेगा। तो जो हमारा साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च का वो क्या है? हमारी ऑब्जेक्टिविटी होती है कि सबके लिए वो सेम है। सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड तो डेफिनेटली वो सिस्टमेटिक वे में होगा, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, ऐसे हमारे एक प्रोसेस में चलता है। सीक्रेटिव नहीं होता है साइंटिफिक मेथड, सिक्योरिटी रिलेटेड भी नहीं होता है, और प्रिडिक्टिव डेफिनेटली होता है कि हम साइंटिफिक मेथड जो होते हैं हमारे रिसर्च के उनके बेस पर हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमेटिक एंड प्रिडिक्टिव। तो राइट आंसर है आपका ए, बी, सी एंड एफ, ए, बी, सी एंड एफ। जी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। The kind of numbers which don't represent amounts but instead represent kind, different quality as type of categories are called as, कि ऐसे नंबर जो अमाउंट में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते लेकिन उनके टाइप और कैटेगरीज या डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज, कि जैसे हमने बता दिया लेस देन है, ग्रेटर देन है, मतलब हमने उसकी कैटेगरीज बना दी। जैसे कि जो जेंडर है उसको आपने क्या करिया? जेंडर है उसके आपने टाइप बता दिए, क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल, राइट। तो इसने आपने इसको क्या किया? कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टाइप्स बता दिए इसके,
तो इसमें क्या पूछेगा कि ऐसे नंबर्स जिनको आप अमाउंट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कि जिसको आप क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते बल्कि डिफरेंट क्वालिटीज में डिफाइन करते हो या फिर कैटेगरीज में डिफाइन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉमिनल। जो हमारा नॉमिनल डेटा होता है उसमें हम उसको क्वांटिटी में डिफाइन ना करके बल्कि उसको कैटेगरीज में, उसके टाइप्स में डिफाइन करते हैं। दैट इज योर नॉमिनल। नॉमिनल इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एक्ट एज, कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कौन सा? जिसमें हम बोलकर क्या करते हैं? सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, राइट? तो ये हमारा क्या है? ये आपका ऑडियो विजुअल है, वर्बल प्लस रिटन। वर्बल में आपको साथ के साथ पढ़ा भी रही हो, रिटन में आपके पास पीपीटी की फॉर्म में आपको सब कुछ शो भी हो रहा है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सिंबल्स, फिलर्स, डेकोरेटिव और पैसिव बैरियर्स। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, कमेंट करो आंसर फटाफट। वर्बल कम्युनिकेशन में जो हमारे वर्ड्स है वो क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स होते हैं हमारे सिंबल्स, कि जो भी हम वर्ड्स है वो उसको हम एज अ सिंबल लेकर चलते हैं। क्योंकि हमारे रिटन कम्युनिकेशन में तो हमने साफ साफ बताया कि ये क्या है, आपका एक सिंबल आपने दे दिया, लेकिन जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है उस वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स ही हमारा क्या होते हैं? हमारे सिंबल की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चैलेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, कि हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, हमारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसके चैलेंजिंग बिहेवियर क्या क्या है? स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैलेंजिंग बिहेवियर क्या क्या है? आंसर ऑप्शंस है आपके, पर्पस चैलेंज, क्रिटिकल चैलेंजेस, प्रोसीजरल चैलेंजेस, इवैल्यूएशन चैलेंजेस, प्रैक्टिकलिटी चैलेंजेस एंड पावर चैलेंजेस। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट आंसर कीजिए। ओनली 3, 2, 1 and the right answer is B. B is your right answer. प्रोसीजरल चैलेंज, इवैल्यूएशन चैलेंज, प्रैक्टिकलिटी चैलेंज एंड पावर चैलेंजेस, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें कम्युनिकेशन, एक स्टूडेंट को कम्युनिकेशन करते हुए उनको देखने पड़ते हैं, चैलेंज बिहेवियर लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? प्रोसीजरल चैलेंज, इवैल्यूएशन चैलेंज, प्रैक्टिकलिटी चैलेंज एंड पावर चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्ड एज, कि जो हमारे मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, जो हमारा मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव, अनअप्रोक्सीमेट, टेलियोलॉजिक और टेलीस्कोपिक। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, आंसर कीजिए। जो हमारे मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है हमारा टेलियोलॉजिक। क्या कहते हैं हम उसे? टेलियोलॉजिक। नेक्स्ट है आपका, क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज अ बेसिस इन, कि जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका बेसिस किसमें होता है? ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, नॉन इन्फॉर्मेटिव क्यूज, इंटेंसिव लिसनर फोकस और अटेंशन डाइवर्जन। जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम यानी कि जहां पर टीचर और स्टूडेंट्स आपस में पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज अ बेसिस ऑफ, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का बेस क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन का बेस होता है इंटेंसिव लिसनर फोकस। इंटेंसिव लिसनर फोकस, की जो सुनने वाला है उसका क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो लिसनर है, उसका क्या होना चाहिए? इंटेंसिव फोकस, मतलब बिल्कुल गहन, उसका बिल्कुल उसका जो फोकस है एक पर्टिकुलर, जो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, उसी पर उसका फोकस होना चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का यही बेस है। नेक्स्ट है आपका, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज, कि जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से हेल्प करता है? फर्स्ट है आपका नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर, आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज फेलिसिटी, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोडेलिटीज ऑफ रेसिस्टेंस। बताओ स्टूडेंट्स, गाइज आप सभी आंसर क्यों नहीं कर रहे? आंसर कीजिए फटाफट। Only 5, 4, 3, 2 and 1.
जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स को किस तरह से इंटरनली किस तरीके से हेल्प करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स को इंटरनली किस तरीके से हेल्प करता है। तो वो आपको हेल्प करता है ABCD की फॉर्म में। ए यानी कि इससे आपकी क्या है, नॉलेज बढ़ती है, राइट। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, सब्जेक्ट मैटर कि आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज मिलेगी, सब्जेक्ट आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। आर्टिकुलेशन एंड लैंग्वेज फेलिसिटी, आप लैंग्वेज किस तरह की, क्लासरूम में किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है। आर्टिकुलेशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, और इन सबसे आपकी क्या है नॉलेज बिल्ड होगी। तो एक तरीके से जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स को इंटरनली हेल्प करता है। मैम एमएड अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं? एजुकेशन का ही कर सकते हैं। पीजी आपकी मैथ्स में है, तो जिसमें भी आपकी मास्टर्स डिग्री है, पीजी आपकी अगर मैथ्स में है तो आप मैथ्स को ही, आपको अपना जो नेट का एग्जाम आप मैथ्स में ही दे सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी क्या है मास्टर डिग्री रहेगी। अभी तो आप जैसे एमएड कर रहे हो, आप क्या है एमएड में जो आपका एजुकेशन में भी नेट दे सकते हो और आप अपने मैथ्स में भी नेट दे सकते हो, यानी कि जिसमें भी आपकी मास्टर डिग्री रहेगी उन सब्जेक्ट्स में आप क्या है यूजीसी नेट का एग्जाम को रजिस्टर कर सकते हो। अपने एजुकेशन के लिए भी कर सकते हो और मैथ्स के लिए भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेराबाइट इज इक्वल टू, कि जो टेराबाइट है वो किसके इक्वल होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एक जो टेराबाइट है 1 TB आपकी इक्वल होती है 1024 गीगाबाइट के, 1024 गीगाबाइट की इक्वल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DNS स्टैंड्स फॉर, कि DNS है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है। गाइज हमने जो है अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्या है फुल फॉर्म है वो मैंने आपको एक क्लास में करवाई थी। सारी A to Z जितनी भी हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन है, फुल फॉर्म्स है, वो सब मैंने एक ही क्लास में बनाई थी। तो गाइज अगर आपने किसी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको हमारे टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, जहां पर ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में कंप्यूटर का जो हमारा सेक्शन है वहां से एक फुल फॉर्म आपसे मोस्टली क्वेश्चन में एग्जाम से पूछी जाते। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया DNS की फुल फॉर्म क्या है। तो DNS की फुल फॉर्म है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। मैथ्स तो उस लिस्ट में है ही नहीं आई थिंक। तो जो आपका मैथ्स का एग्जाम है वो CSIR कंडक्ट करती है, ना कि UGC। एजुकेशन का जो एग्जाम है वो आपका UGC कंडक्ट करेगी, लेकिन अगर आप मैथ्स से आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है तो मैथ्स के लिए जो एग्जाम है नेट का एग्जाम वो CSIR कंडक्ट करती है, ना कि UGC या NTA कंडक्ट नहीं करती, CSIR कंडक्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। मॉडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, बिल्कुल सही। मॉडम क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडम इज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, जी नहीं, मॉडम वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है। मॉडम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल सही, कि जो मॉडम है वो एनालॉगी सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो A और C क्या है आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। A एंड C आर योर करेक्ट। तो राइट आंसर हुआ जी आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फुल फॉर्म ऑफ PDF बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा UGC नेट का एग्जाम है उसमें जो हमारी ICT का पार्ट है वहां से एक क्वेश्चन आपका PDF मतलब फुल फॉर्म के बारे में रहता ही रहता है। आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब जैसे ये एग्जाम है हमारा दिसंबर 2018 का एग्जाम है, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिसमें फुल फॉर्म पूछी गई, एक DNS का और एक PDF का। तो गाइज अपनी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म के रिगार्डिंग टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर
जितनी भी हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स है उन सब की एक वीडियो बनी हुई है। अगर गाइज आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, जहां से आपका एक क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म का वो कंफर्म हो सके कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विद मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन अडल्ट एजुकेशन इज नॉन एज, कि ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जो किसके साथ डील करती है, ऐसे मेथड्स और प्रिंसिपल्स के साथ करती है जिसका यूज किसमें किया जाता है, अडल्ट एजुकेशन में, उसे हम क्या कहते हैं। अडल्ट एजुकेशन के लिए कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम मेथड्स और प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अडल्ट एजुकेशन के लिए कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी को यूज किया जाता है। अडल्ट एजुकेशन के लिए बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो अडल्ट एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है आपका एंड्रागोजी। अडल्ट एजुकेशन के लिए कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी यूज की जाती है, एंड्रागोजी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट लिव्स, कि इनमें से जो हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो किसने सजेस्ट की थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बताओ स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट लिव। तो आंसर है आपका, व्हाट अ लर्नर कैन डू विद और विदाउट हेल्प, कि एक जो लर्नर है हेल्प के साथ और बिना हेल्प के साथ क्या कुछ कर सकता है, ये आपका कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस विच इंक्लूड्स रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, हम सोचते हैं, जिसमें याद करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग ये सब कुछ शामिल किया जाता है। एक ऐसी थॉट प्रोसेस जिसमें रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं हम उसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें हम अपनी जो थिंकिंग है उसको बिल्ड करते हैं, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग ये सब शामिल जिसमें किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका, इन रिलेशन टू कोड ऑफ कंडक्ट इन रिसर्च व्हाट डज एपीए स्टैंड फॉर। एपीए की फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसर्च के केस में एपीए की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। एपीए की फुल फॉर्म, एपीए की फुल फॉर्म है आपकी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। APA क्या है, जो आपकी रिसर्च है उसमें जो आपको रेफरेंसेस लिखने होते हैं, जो बिब्लियोग्राफी, जो आपकी रिसर्च थीसिस होती है, जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसमें जो आपके रेफरेंसेस है, जो आपकी बिब्लियोग्राफी है, उनको लिखने का एक स्टाइल होता है APA। APA क्या है, एक स्टाइल है, रेफरेंसिंग स्टाइल, कि आपको अपने जो रेफरेंसेस है, जो आपकी अपनी बिब्लियोग्राफी है, उसको किस तरीके से लिखना है, कि ऑथर का नाम पहले आएगा, ईयर पहले आएगा या डेट आएगा, उसको किस तरीके से लिखना है, कौन से पेज से आपने वो कंटेंट को उठाया, कौन सी जर्नल से है, उसका जो स्टाइल है, जो रेफरेंसेस का स्टाइल है, कि रेफरेंस आपको किस तरीके से लिखने हैं, आपको अपने जो रेफरेंस, अपने जो बिब्लियोग्राफी है, अपने रिसर्च पेपर में या फिर अपनी थीसिस या डाइजर्टेशन में जो आपको अपने रेफरेंसेस लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, रेफरेंसिंग के स्टाइल को ही क्या कहा जाता है, एपीए। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स क्रिटिसाइज क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर इट्स टेंडेंसी टूवर्ड्स। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिसाइज करते हैं, किसके बेस पर वो क्रिटिसाइज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। रिडक्शनिज्म के बेस पर, एम्फेसिस ऑन एविडेंस के बेस पर, ऑब्सेशन विद क्रिएटिविटी और फोकस ऑन एम्पिरिसिज्म। किस बेस पर जो क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिसाइज करते हैं।
तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिसाइज करते हैं रिडक्शनिज्म के बेस पर। किसके बेस पर करते हैं? रिडक्शनिज्म के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशनल फिलॉसफी। कि इसमें आपसे क्या पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसकी 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उस एजुकेशनल फिलॉसफी का इनमें से जो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल पॉलिसी के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो 4 प्रिंसिपल हैं आपके नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म एंड आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड आइडियलिज्म are the 4 fundamental principle of रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशनल फिलॉसफी। नेक्स्ट है आपका, टू रिड्यूस रैंडम एरर विच मेथड इज अप्रोप्रिएट। कि रैंडम एरर को कम करने के लिए कौन सा मेथड क्या है आपका अप्रोप्रिएट है। रैंडम एरर को कम करने के लिए कौन सा मेथड आपका अप्रोप्रिएट है। एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम वे एवरी टाइम, एडमिनिस्टर मैनिपुलेशन चेक, select large sample test and administer the test after a gap of 1 week। बताओ स्टूडेंट्स, एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट, एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम वे एवरी टाइम। कि हर बार की जो आपकी रैंडम एरर है उसको रिड्यूस करने का आपका क्या तरीका है, एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम वे एवरी टाइम। हर बार एक ही तरीके से आपको क्या है उस ट्रीटमेंट को, उस प्रॉब्लम का जो रैंडम एरर है उसको हर बार एक ही तरीके से क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। The 4 approaches to knowing answers to research questions according to Curlinger are 4 approaches to knowing answers to research questions। जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को जानने के लिए हमारे जो 4 अप्रोचेस हैं अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, वो कौन कौन सी है। मेथड ऑफ टेक्निसिटी, मेथड ऑफ इंट्यूशन, मेथड ऑफ अथॉरिटी, मेथड ऑफ साइंस, मेथड ऑफ क्रिएटिविटी एंड मेथड ऑफ नॉन फंक्शनैलिटी। तो आंसर है आपका बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। ए, बी, सी एंड डी, method of tenacity, method of intuition, method of authority and method of science are the 4 approaches to knowing answers to research questions according to Curlinger। next question है जी आपका, the relational approach in classroom communication come from। कि हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो रिलेशनल अप्रोच है वो कहाँ से आती है। रिलेशनल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन comes from interpersonal, intrapersonal, mass communication and organizational communication। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, आंसर कीजिए। तो राइट आंसर है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जब आप इंटरपर्सनली कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरपर्सनल यानी कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करेगा, तभी तो उनके बीच में क्या बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे। यानी कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, तब उनमें क्या बनेंगे, रिलेशनल अप्रोच। तो रिलेशनल अप्रोच क्लासरूम कम्युनिकेशन की कहाँ से आती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासरूम स्पीच इज कंसिडर्ड एज अ। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो क्लासरूम स्पीच है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, मास मीडिया, नॉन टेक्निकल मीडियम, अनऑर्गेनाइज्ड मीडियम और टेक्निकल मीडियम। बताओ स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो क्लासरूम में एक स्पीच दी जाती है, स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन में क्लासरूम में जब टीचर खड़े होके आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपको स्पीच दे रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मास मीडियम, नॉन टेक्निकल, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर टेक्निकल। तो उसे हम कहते हैं नॉन टेक्निकल। मास मीडिया नहीं होती क्योंकि जो क्लास है उसमें हमारे लिमिटेड से स्टूडेंट्स होते, तो वो मास मीडियम नहीं है। नॉन टेक्निकल है क्योंकि उसमें फिजिकल सब कुछ होता है। अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होती है।
टेक्निकल नहीं है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या रहेगा आपका नॉन टेक्निकल मीडियम, जिसमें हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे। इन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर, कि एक क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है आपका इफेक्टिव बन जाएगा जब पार्टिसिपेंट्स क्या हो, एक्टिव हो, एम्पैथेटिक हो, हिट्रोफिलोस, होमोफिलोस, साइलेंट और अनक्रिटिकल। बताओ स्टूडेंट्स क्या कि क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कब बनेगा, जब पार्टिसिपेंट किस तरह के हो। तो आंसर है आपका ए, बी एंड डी। बी इज द राइट आंसर। जब स्टूडेंट्स क्या हो, एक्टिव हो, एम्पैथेटिक हो और होमोफिलस हो। क्या हो, होमोफिलस। जब एक जो भी हमारे क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, हमारा इफेक्टिव रहेगा। कब, जब पार्टिसिपेंट्स क्या हो, हमारे एक्टिव हो। अब जैसे हमारी ये लाइव क्लास चल रही है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है कि टीचर जो क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो यहाँ पर जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है। इसे हम क्या कह सकते हैं, क्लासरूम का कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो क्लासरूम के कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो स्टूडेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, उनका एक्टिव होना जरूरी है। उनका वो क्या है, पैसिव नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एम्पैथेटिक होने चाहिए और होमोफिलस होने चाहिए। तब हमारे क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, इफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी ऐसी डिवाइस, इनमें से कौन सी आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रैकर बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट और जॉयस्टिक, इनमें से कौन सी क्या है आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए। कौन सी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं आपकी चारों की चारों, आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। ट्रैकर बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन भी, ग्राफिक टैबलेट और जॉयस्टिक, सारी की सारी क्या है आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशंस नेटवर्क इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, रेफरेंस, इंटरफेस और एड्रेस। अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशंस इन अ नेटवर्क। सेट ऑफ रूल्स इन अ कम्युनिकेशन क्या कहा जाता है उसे, प्रोटोकॉल, रेफरेंस, इंटरफेस और एड्रेस। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, आप लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे, कमेंट ही नहीं कर रहे, क्या आंसर रहेगा इसका। तो यहाँ से क्या लर्निंग होगी आपकी, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अ सेट ऑफ रूल यूज्ड इन कम्युनिकेशंस आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी हमारी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, चेन, रिंग और स्टार। नेटवर्क टोपोलॉजी इनमें से कौन सी हमारी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। फटाफट हरी अप स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा, नेटवर्क टोपोलॉजी इनमें से कौन सी नहीं है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपकी नहीं है वो है चेन, क्योंकि बस भी हमारी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग भी है और स्टार भी है, लेकिन जो चेन है वो हमारी कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, आपकी हिंदी वाली क्लास कितने बजे से चलती है जी। हमारी जो क्लास है डेली एक रहती है 2:30 पर और एक हमारी रहती है 4:30 पर। जो 2:30 पर है वो होती है हमारी पेपर 1 के लिए, और जो 4:30 पर है वो हमारी क्या रहती है, पेपर 2 के लिए। और दोनों हमारी जो क्लासेस हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रहती हैं। मैच द फॉलोइंग, आपके पास क्या है, दो आपको लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ब्राउजर क्या है,
ब्राउजर हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ईमेल क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको क्या करना है, मैच करना है। ब्राउजर क्या है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिल्कुल सिंपल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी आपकी फोर्ट्रॉन। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ईमेल आर इज आउटलुक। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि इनमें से कौन सा आपका इंटरनेट की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को डिनोट करता है। इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, के एक इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आपसे पूछा गया। हब, ब्रिज, रूटर, गेटवे और मॉडेम, इनमें से क्या क्या आपको एक इंटरनेट के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा। तो राइट आंसर है आपका ABCD&E, सारे के सारे कि जो इंटरनेट को चलाने के लिए जो आपके हार्डवेयर की फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए, हब भी चाहिए, ब्रिज भी चाहिए, रूटर भी चाहिए, गेटवे भी चाहिए और मॉडेम भी, सभी के सभी आपको इंटरनेट के लिए जरूरी हैं। और क्या है, ये सारे के सारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है, ये सभी आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, तो गाइज ये थे आपके टॉप 30 to 40 क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हमने डिस्कस किए हैं। तो गाइस इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। गाइस जैसे कि आप सबको पता है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारी पेपर 1 है उसके पेपर 2 दोनों के लिए हमारा क्या है, बैचेस बहुत ही जल्द शुरू हो रहे हैं। 23 अगस्त से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो गाइज अपने आप को एनरोल कीजिए पेपर 1, क्योंकि अब क्या है, UGC नेट पेपर के लिए जो हमारी डेट्स है वो अनाउंस हो चुके हैं। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम रहेगा। तो अपने आप को हमारे क्रैश कोर्सेज में एनरोल कीजिए। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको सारी की सारी जो क्रैश कोर्सेज है वो दिया जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और आपका जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।